मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे ही गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है, और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहाँ पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को। तो 12-13 तारीख में ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है, लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए अगले 2-3 दिनों के लिए, और किस तरीके से प्रभावित रहने वाले हैं ये क्षेत्र? जी दिव्या, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के करीब 11 जनपदों में जो है ये बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इस तरीके से कई ज़िले हैं जिनमें जो है मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है और बारिश के भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और जिस तरीके से लगातार मौसम देखने को मिल रहा है, लगातार पहाड़ी जनपदों की अगर बात की जाए तो लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिस वजह से जो है भूस्खलन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, मार्ग बाधित हो रहे हैं। ऐसे में अगर बीते कल की ही बात की जाए तो भीमबली में जिस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर जो है सड़कों पर आए, जिससे कि मार्ग भी बाधित हुए और लोगों ने अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ से भागे। तो इस तरीके की तमाम परेशानियाँ जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क हिदायत भी दी गई है कि वो ऐसी जगहों पर जाने से, जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जाने से बचे और साफ तौर पर कोई भी ऐसा अनावश्यक जोखिम वो ना उठाए। और अगर कोई यात्रा भी कर रहा है या कहीं घूमने भी जा रहा है तो अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो ही वो घर से बाहर निकले। ऐसे में सतर्क रहने की हिदायत जो है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। ऐसे में जो है कई जनपदों के जो है स्कूलों में भी छुट्टी की गई है, जिसमें कि देहरादून में भी जो है आज स्कूलों की छुट्टी की गई है ऐसे मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए। और जिस तरीके से बारिश भी देर रात से जो है लगातार, अगर देहरादून, राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश देखने को मिल रही है। तो ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की हिदायत भी जो है वो दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो अनावश्यक कोई इस तरीके का जोखिम ना ले। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी मौसम विभाग ने जब से अलर्ट जारी किया है, पूर्वानुमान जारी किया है, उसके बाद से ही प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है और जो ऐसी संवेदनशील जगहों है वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, वहाँ पर फोर्स लगाई गई है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर जहाँ बोल्डर गिरने का सबसे अधिक खतरा है, भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा है, वहाँ पर मशीनें भी लगाई गई और सुरक्षा बलों को भी वहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि अगर ऐसी कोई दिक्कतों का सामना हो तो उसके तुरंत बाद एकदम जो है वहाँ पर राहत बचाव कार्य किया जा सके। अगर मलबा सड़कों पर आता है तो मलबा हटाया जा सके और मार्ग को जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। अभी भी प्रदेश में जिस तरीके से बारिश देखने को मिली, उससे कई मार्ग जो है वो बाधित है, चाहे मोटर मार्ग की बात हो, राजमार्ग की बात हो, तो इस तरीके से पैदल मार्ग हो, कई मार्ग बाधित है और कई गाँवों का संपर्क भी जो है वो टूटा है। ऐसे में इसके लिए
लिए शासन प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है और लगातार जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जो है कोशिश में है। और ऐसे में मशीनें लगाई गई है जिनसे कि जो मलबा आया है उसे हटाया जा रहा है और इस तरीके से पूरा जो है कार्य चल रहा है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लोगों को जो है साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो ऐसे में सतर्कता बरतें और दिन से लेकर रात में भी जो है वो सतर्कता बरतें और ऐसी अनावश्यक जोखिम आसपास जाने का ना ले जहाँ पर जो संवेदनशील जगह है। अरुण, यहाँ पर अगर बात करें, एहतियात बरतने की अपील सभी से की जा रही है। पिछले कुछ समय में हमने देखा जो मार्ग बाधित हुए वहां पर लोगों ने आरोप लगाया कि मशीनें जो हैं पर्याप्त नहीं थी, टीम्स को बहुत समय लग रहा है मार्ग खोलने के लिए, इसलिए घंटों घंटों लोगों को जाम में खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति इस बार उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या हिदायत दी गई है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए इस तरीके की कई शिकायतें भी आई थी कि कई जगहों पर जहाँ पर इस तरीके की समस्याएं हो रही है वहाँ पर मशीनें नहीं पहुँच रही है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार जिस तरीके से अपडेट दिया जा रहा है, ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की अगर बात की जाए तो आपदा सचिव विनोद कुमार सिमन को आज भी जो है उन्होंने वहाँ केदारनाथ में दौरा किया और वहाँ पर तमाम स्थितियाँ जाँची और जहाँ जहाँ पर भूस्खलन हुआ है वहाँ उन्होंने स्थितियाँ भी जाँची हैं। और ऐसे में लोगों को किस तरीके से यात्रा कराई जाए, उनके सेफ्टी के लिए उन्हें हेलमेट्स भी दिए जाएंगे कि जो है अगर हल्का भूस्खलन भी होता है तो ऐसे में लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो यानी कि जो यात्री भी पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है आपदा प्रबंधन विभाग भी ने भी पूरी तैयारी पर है। और ऐसे में लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी की जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए भी तमाम प्रयास जो किए गए हैं। और ऐसे में जहाँ कहीं ऐसी दिक्कतें का सामना हो रहा है वहाँ पर तुरंत मशीनें जा रही हैं, वहाँ पर मशीनों के द्वारा मलबा हटाया जा रहा है और ऐसे मार्ग को जो है सुचारू रूप से वो चलाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। 12 और 13 सितंबर के लिए भारी बारिश का ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जहां पर तमाम जो रेस्क्यू टीम्स हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आपदा प्रबंधन तंत्र है, उसे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र का आज शुभारंभ होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां से आज से शुरुआत होने वाली है अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र की। और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इसका शुभारंभ करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री अनिल राजभर, मनोहर लाल मन्नू कोरी भी इसमें शामिल होंगे। एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसके तहत यहां पर शुभारंभ किया जाएगा। और 18 मंडलों में नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हुआ है। विद्यालयों में 6480 छात्राएं हैं और सत्र में प्रवेश पिछले साल 11 सितंबर को पहले शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हुआ था। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज से अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र की शुरुआत होगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंत्री अनिल राजभर, मनोहर लाल मन्नू कोरी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और 18 मंडलों में नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और विद्यालयों में 6480 छात्राएं सत्र में प्रवेश करेंगी। वहीं पिछले साल 11 सितंबर के पहले शैक्षिक सत्र का आगाज हुआ था, शुभारंभ हुआ था। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आज से अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र का आगाज होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री पहुंचेंगे? देखिए दिव्यदर्शनी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो एक अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था थी वो काफी लचर थी और ऐसे तबके के लिए जो काफी गरीब है उसके लिए योगी सरकार ने करीब 3 साल पहले एक योजना बनाई थी अटल आवासीय विद्यालय, और उसके अंतर्गत वैसे बच्चों का उसमें चयन किया जा रहा है जो निहायत ही गरीब है और जो विद्यालय की गुणवत्ता है वो काफी बड़े स्तर की है। जैसे बहुत बड़ा कोई प्राइवेट विद्यालय होता है उसी तरह से अटल आवासीय योजना के अंतर्गत बनने वाले विद्यालयों की स्थिति है, जहाँ पर पहला ऐसा ये विद्यालय है उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय, जहाँ पर बच्चों को जूते मोजे से लेकर उनके खाने, उनके रहने और उनके जो पठन पाठन है सबका जो ध्यान है वो सरकार रखती है। और तो अंदर ही जो है वो विद्यालय परिसर के अंदर ही
बेहतर और अच्छे कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधिवत करने जा रहे हैं। जी। करीब 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र 2024 और 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है और करीब 6,480 छात्राएं इस सत्र में प्रवेश करने जा रही हैं। पिछले वर्ष 11 सितंबर को पहले शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हुआ था, जिसमें जो एक पहला विद्यालय था वो मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र गोरखपुर के सहजनवा में स्थापित हुआ था। तो इस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा का जो स्तर है उसको और ऊंचा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये प्रयास किया है। इस पूरे कार्यक्रम में उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम और जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं अनिल राजभर, मनोहर लाल मन्नू होरी और जो शिक्षा मंत्री हैं माध्यमिक के, वो सभी इस दौरान मौजूद होंगे। 10:30 बजे यह कार्यक्रम लखनऊ से लोक भवन के ऑडिटोरियम हॉल से संपन्न किया जाएगा। जी प्रदीप, यहाँ पर क्या दिशा निर्देश अटल आवासीय विद्यालयों के लिए है, क्योंकि जो परिस्थितियां चल रही है, आपने कहा यहाँ पर 400 से ज़्यादा जो है वो बच्चियां इसमें शामिल हैं और नए उसमें 6,480 छात्राएं प्रवेश कर रही हैं नए सत्र में। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की अगर बात करें तो बेहतर भविष्य का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं जिन अध्यापकों को हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते देखते हैं, जिन अध्यापकों को हम किसी बड़े विद्यालय जो बहुत ही नामचीन विद्यालय है उनमें पढ़ाते हुए देखते हैं, उन अध्यापकों की नियुक्ति इसमें की गई है। खासकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति की गई है जो डिग्री होल्डर है, जिनके पास काफी अच्छा अनुभव है। सुरक्षा की बात करें तो उस विद्यालय में जो अपने खुद के गार्जियन है बच्चियों के, उनको छोड़कर बाकी कोई न मिल सकता है, ना ही वो बच्चियां बाहर आ सकती हैं और ना ही बाहर से कोई अंदर जा सकता है। अंदर ही सारी व्यवस्था उनके घूमने, उनके खेलने की, उनके साइकिलिंग की, उनके स्टडी की सारी व्यवस्था उस विद्यालय प्रांगण में ही की गई है। तो सुरक्षित विद्यालय है और काफी अच्छी पहल मानी जा रही है योगी सरकार की। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने यहाँ पर समाजवादी अधिवक्ता सभा की 60 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 4 राष्ट्रीय महासचिव, 51 राष्ट्रीय सचिव समेत एसके राय को विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गोवा और असम के प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी अधिवक्ता सभा का यहाँ पर कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, जिसकी जानकारी खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने दी है। उन्होंने 60 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्ण कन्हैया पाल, जिन्होंने 60 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। जहां पर आपको बता दें डीएम के निरीक्षण के दौरान बीएसए ऑफिस कैंपस की पोल खुल गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और कैंपस में जगह जगह गंदगी का अंबार दिखा और जल भराव की समस्या भी देखी गई। गंदगी जल भराव पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने नाराजगी जाहिर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफसरों को साफ सफाई के निर्देश डीएम ने दिए हैं। वहीं संचालित स्कूलों का भी मुआयना किया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का भी निरीक्षण डीएम ने किया है। बहजोई नगर में अस्थायी बीएसए कार्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर डीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर जो स्थितियां थी उनसे काफी नाराज डीएम नजर आए। आपको बता दें कि बीएसए ऑफिस कैंपस में गंदगी और जल भराव की समस्या देखते ही नाराज हो गए डीएम और उन्होंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ पर साफ सफाई रखने की निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो स्कूल संचालित हो रहे हैं उनका भी मुआयना किया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण डीएम द्वारा किया गया।
ये पूरा प्रकरण बैजोई नगर में अस्थायी बीएसए कार्यालय का है। इसमें बीएसए ऑफिस भी है, हमारा बेसिक का विद्यालय भी है, केजीबीवी विद्यालय भी है। तो हमने सभी का एक साथ निरीक्षण किया और यहाँ जो बहुत सा पानी बिखरा हुआ है, कचरा है, कहीं सफाई बहुत कम पाई गई। तो अभी हमने निर्देशित कर दिया है कि इन सभी को एक आदर्श रूप में विकसित किया जाए और ईओ साहब की टीम को भी हमने बुलाया, यहाँ के चेयरमैन साहब को भी बुलाया। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि हम इसको गोद लेंगे विद्यालय को और इसको अच्छा बनाएंगे। तो इसको हम जो हमारा 15वें वित्त के अंदर विद्यालय से ही हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, आकांक्षी कार्यक्रम है मिशन कायाकल्प के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इसको। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां राजधानी में एक बार फिर गोली चली है। ये प्रकरण एक बार फिर राजधानी में देखा गया जहां एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया। रिटायर्ड दरोगा के बेटे को गोली मारी गई है। गोमती नगर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। घायल अवस्था में अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। विपुल खंड का रहने वाला है धनंजय। रंजिश में गोली मारने की बात सामने आ रही है। मामला कुछ राजस्थानी लोग का पहले का आपस में चल रहा था। किसके बीच विवाद चल रहा था? धनंजय सिंह और अविनाश सिंह को। फिर आज क्या घटना हुई? आज ये घटना हुई, 4-5 लड़के आए, हम घर के पास बैठे थे, हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे और उसके बाद वो लोग नीचे उतर के 4-5 लड़के आए। 3 लड़के धनंजय की तरफ आए और 2 लड़के मेरी तरफ आए। तो इनसे हाथापाई किए, इनके ऊपर गोली चलाए। मेरे सर पे क्या कहते हैं पिस्टल की बट मारे, यहाँ फूला हुआ है, उसका मेडिकल कराने आया हूँ। और उसके बाद मैंने झटका दिया तो फायर उधर चली गई। उसके बाद मैं सीधे अंदर गया। उसके बाद तब तक सब लोग आ गए। उसके बाद वो लोग आ गए। बढ़ते हैं आगे। झांसी के टहरोली में भारी बारिश के चलते नहर में आए उफान की वजह से गांव किनारे बने टापू पर 12 लोग फंस गए। दरअसल कुछ लोग टापू पर घर बनाकर वहां रह रहे थे। आज सुबह से ही लगातार हो रही बारिश के चलते दोनों तरफ से निकली नहरों के पानी का जलस्तर बढ़ गया और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाने से टापू पर बने मकानों में रहने वाले लोग फंस गए। वहीं 12 लोग फंसे होने की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी टहरोली अजय कुमार, तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता, थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिर रेस्क्यू करने का काफी प्रयास किया गया लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली। लेकिन उफनाती नहर के रास्ते के ऊपर रस्सी और ट्यूब के सहारे 3 लोगों को ही निकाला जा सका। झांसी में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है जो अब लोगों की परेशानियों का सबब बन चुकी है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते मोठ ब्लॉक के ग्राम पचोबई में 1 दर्जन से ज्यादा कच्चे पक्के मकान जमींदोज हो रहे हैं। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई लेकिन ग्रामीणों को इससे खासा नुकसान हुआ है। अब ग्रामीणों को अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सताने लगी है। साथ ही गरीबों के कच्चे मकान गिर जाने से उनके रहने तक की जगह नहीं बची है। मामला यह है, पानी बारिश हो रही थी, हमारा घर गिर गया। क्या आप लोग सुरक्षित हो? हाँ, बच गए थे। जो कुछ सरकार से मिल जाए हाजिर है साहब, जो कुछ मिल जाए। मामला का मकान गिर गया, वर्षा हो रही है ज़्यादा, तो भैंस बांधने को आए तो देखा तो मकान ही भर हो गया। अब तो रहने को ही दिक्कत हो रही था। अच्छा। कितने मकान गिरे हुए हैं? अरे मकान की तो कोई यहाँ गिनती नहीं है, इतना मकान गिर गया। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।